गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने अपने पिछली कक्षा में अम्ल तथा क्षारक के सामान्य गुणधर्म पढ़े, पहचान की कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। इनके सामान्य गुणधर्मों के अलावा हमने आरडीएस की संकल्पना का अध्ययन किया। आरडीएस ने अपनी संकल्पना में बताया कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वीडियो के अंत में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन अपना यह था कि अम्लों तथा क्षारकों के सामान्य गुणधर्म लिखिए। तो अम्लों के सामान्य गुणधर्म की बात करें, पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा है अम्ल क्षारक के साथ में क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। अब क्षारकों का सामान्य गुण, पहला गुण है ये स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा इसका गुण है अम्ल के साथ क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। चौथा, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। पांचवा, ये छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन था सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं, क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ये वो क्षार कहलाते हैं। अब ये तो है नहीं कि सभी के सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में घुलते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है, सीधी सी बात है, स्पष्ट है कि सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं है, क्षार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन अपना यह था लिटमस पत्र क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से प्राप्त यह प्राकृतिक सूचक होता है। कहां से प्राप्त हुआ? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से प्राप्त होता है, यह प्राकृतिक सूचक है जिसका उदासीन विलयन में रंग बैंगनी रंग होता है। तो उदासीन विलयन में इसका रंग कैसा हो गया? बैंगनी। तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। चौथा अपना प्रश्न ये था कि आरडीएस की संकल्पना की कमी बताइए या इसका दोष बताइए। तो आरडीएस ने अपनी संकल्पना में यह बताया कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं। लेकिन कुछ क्षारक, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जो OH- आयन और H+ आयन नहीं देते हैं फिर भी अम्ल तथा क्षारक होते हैं। इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया? आरडीएस अपनी संकल्पना में नहीं कर पाया, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अब हम आज के वीडियो में अम्लों तथा क्षारकों की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना, यह अम्लों तथा क्षारकों की संकल्पना है। आरडीएस के बाद में इसका प्रतिपादन हुआ। तो हम बताएंगे डेनिस के रसायनिज्ञ जोहान्स ब्रांस्टेड 1876 से लेकर के 1934 से 1936 तथा अंग्रेज रसायनिज्ञ थॉमस एम लोरी ने इसका प्रतिपादन किया। ध्यान देंगे, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? डेनिस का रसायनिज्ञ था जोहान्स ब्रांस्टेड तथा अंग्रेज रसायनिज्ञ थॉमस एम लोरी ने मिलकर के इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। इस संकल्पना के अनुसार देखो क्या बताया इन्होंने, एसिड जो है जो प्रोटॉन डोनर है, ध्यान से सुनना इस बात को। इस संकल्पना में क्या बताया गया कि अम्ल प्रोटॉन दाता है, डोनर का मतलब यहाँ पर क्या है? दाता है। किसका दाता कौन है? प्रोटॉन का दाता कौन है? एसिड है। तो इस संकल्पना में क्या स्पष्ट हुआ कि अम्ल प्रोटॉन दाता है तथा बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और यहाँ एक्सेप्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्राही, यानी ग्रहण करने वाला। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अम्ल प्रोटॉन देता है तथा क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है।
यहाँ इन्होंने संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ध्यान से देखना, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब आपके समझ में आना चाहिए जी संयुग्मी क्या है। तो देखो संयुग्मी में बात करते हैं, संय का मतलब है के साथ, संय का मतलब है के साथ, और युग्मी युग्म का मतलब है जुड़ना, के साथ जुड़ना। किसका किसके साथ में जुड़ना? अम्ल का क्षारक के साथ में जुड़ना, और क्षारक का किसके साथ में जुड़ना? अम्ल के साथ में जुड़ना। ये ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना है। एक बार फिर से देख लो, इस संकल्पना का प्रतिपादन जोहान्स ब्रांस्टेड तथा थॉमस एम लोरी ने किया। इन्होंने क्या बताया? एसिड प्रोटॉन डोनर है तथा बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अतः अम्ल प्रोटॉन दाता है तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही है। इन्होंने यहाँ संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार की संकल्पना का प्रतिपादन किया। संयुग्मी का शाब्दिक अर्थ है सं मतलब के साथ, युग्मी युग्म में यानी जुड़ना, किसका किसके साथ में जुड़ना? अम्ल का क्षारक के साथ में तथा क्षारक का अम्ल के साथ में जुड़ना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से संकल्पना को पढ़ते हैं, समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा HA प्लस का B, A नेगेटिव HB पॉजिटिव। इस H का क्या मतलब है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ H जो है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन को दर्शा रहा है जी, ठीक है। अब जिसके पास में प्रोटॉन है इसका मतलब वो कौन है? एसिड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एसिड वह है जो प्रोटॉन देता है। अब लेने वाला ये हो गया, तो बी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। अब देखो काम की बात, ये जो HA है ये अपना प्रोटॉन त्याग कर या प्रोटॉन दे करके संगत क्षार, ढंग से देखना, संगत क्षार जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं, में बदल जाता है। तो ये किसमें बदल गया? संयुग्मी क्षार में बदल गया, तथा क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके ये जो एसिड प्रोटॉन अपना त्याग कर रहा है उसको ग्रहण करने वाला कौन है? यहाँ पर B है, और B क्या है? क्षार है, क्योंकि ये प्रोटॉन को ले रहा है। ये प्रोटॉन लेकर के संगत अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल गया? संगत अम्ल में, जिसको क्या कहा जाएगा? संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। तो स्पष्ट है, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन लेगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। इसको एक अन्य उदाहरण से समझते हैं कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। ध्यान से देखना प्रिय विद्यार्थियों, H2O की रिएक्शन हम करवा रहे हैं NH3 के साथ में, आगे यौगिक बन गया NH4 प्लस OH माइनस, ये बन गया। ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने यौगिक हैं या कितने अणु हैं? 2। लेकिन देखो यहाँ पर देखो कितने हैं? 3। लेकिन अमोनिया अब अमोनियम में बदल गया। कब बदल गया? जब जल ने इसको क्या कर दिया? एक प्रोटॉन दे दिया। देने वाला कौन है? जल है। इसका मतलब ये तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। लेने वाला कौन है? अमोनिया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर H2O जल प्रोटॉन देता है, अतः अम्ल है। जो प्रोटॉन देकर के संगत क्षार, जो प्रोटॉन देकर के संगत क्षार OH माइनस में बदल जाता है। ध्यान से देखना, किसमें बदल गया? संगत क्षार OH माइनस में बदल गया, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन डोनर। क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन डोनर, क्योंकि एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया है। अब देखो NH3 क्या काम करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर लिख दो प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला। अमोनिया क्षार है जो प्रोटॉन ग्रहण कर संगत अम्ल, ये किसमें बदल जाएगा? संगत अम्ल, कौन से में? NH4 प्लस, जिसको क्या कहते हैं? अमोनियम लवण कहते हैं। अमोनियम आयन या लवण में बदल जाता है, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो एक बार फिर से देखो, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना का ये उदाहरण, जल यहाँ पर अम्ल है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। क्षार NH3 अमोनिया यहाँ क्षार है क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। जल
अपना प्रोटॉन देकर के संगत क्षार OH माइनस में बदल जाता है, जिसे संयुग्मित क्षार कहते हैं। अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण कर संगत अम्ल NH4 प्लस अमोनियम आयन में बदल जाता है, जिसे हम संयुग्मित अम्ल कहते हैं। तो ये ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना का दूसरा उदाहरण हुआ। इसमें एक H के वितरण के आधार पर इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें ढंग से समझना। HCl प्लस का H2O हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? H2O के साथ में करवा रहे हैं। अब देखो बनने वाला यौगिक क्या हो गया? H3O प्लस प्लस Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन। अब देखना वो उदाहरण ये था H2 प्लस का NH3, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, दोनों में कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, समझ में आ जाएगा। देखो इस उदाहरण में मैंने H2O को क्या कह दिया था? एसिड। अमोनिया को क्या कह दिया था? बेस। क्योंकि यहाँ पर H2O क्या कर रहा है? अपना प्रोटॉन दे रहा है। लेकिन यहाँ देखो दूसरे उदाहरण में, यहाँ पर है H2O में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3। ये एक और कहां से बढ़ा? इस HCl से बढ़ा। तो इस बार प्रोटॉन देने वाला कौन है? इस बार प्रोटॉन देने वाला HCl है। जो प्रोटॉन देता है हम जानते हैं उसे एसिड कहते हैं, इसलिए इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? एसिड लिखा जाएगा। और यहाँ अब H2O क्या बन जाएगा? अपने आप में एक क्षारक बन जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो हमें रिएक्शन की कंडीशन के हिसाब से अम्ल तथा क्षारक की पहचान करेंगे, कौन प्रोटॉन देता है, कौन प्रोटॉन लेता है। तो इस उदाहरण में HCl एसिड है, H2O बेस है। अब देखो आगे, ये HCl अपना प्रोटॉन दे करके संगत क्षार Cl माइनस में बदल जाता है। संगत क्षार Cl माइनस में बदल जाता है, जिसे संयुग्मित क्षार कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मित क्षार कहते हैं। अब देखो H2O की बात करते हैं। H2O क्या काम करता है? प्रोटॉन लेगा, एक्सेप्टर है, प्रोटॉन लेगा तो ये किस में बदल जाएगा? संगत अम्ल, जिसको हम क्या कह सकते हैं? H3O को ध्यान देंगे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है, जिसे हम संयुग्मित अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ NH2 NH3 NH4 प्लस H2O OH माइनस को क्या कहेंगे? संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म कहा जाता है। संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म कहा जाता है। ध्यान से देखो, संयुग्मित का मतलब के साथ जोड़ना मैंने अभी बताया। अम्ल किसके साथ में जुड़ रहा है? क्षारक के साथ में। क्षारक किसके साथ में जुड़ रहा है? अम्ल के साथ में जुड़ रहा है। तो ब्रांस्टेड लोरी ने संयुग्मित अम्ल तथा संयुग्मित क्षारक की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब एक आर्यस की संकल्पना के अनुसार ब्रांस्टेड लोरी की भी एक कमी है। कमी क्या थी? कि ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना एप्रोटिक यौगिकों, ध्यान से समझना इस बात को, एप्रोटिक यौगिकों जैसे CO2 SO2 BF3 में प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, फिर भी ये अम्ल तथा क्षारक है। इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया? ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना नहीं कर पाई, इसलिए संकल्पना को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। एक बार फिर से देखेंगे, आप ध्यान देंगे, एप्रोटिक यौगिकों जैसे CO2 SO2 BF3 ये क्या है? अम्ल तथा क्षारक है। अपने आप में क्या है? अम्ल तथा क्षारक है। लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता। इसमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता। और ये संकल्पना किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर आधारित है, प्रोटॉन के लेने और देने के आधार पर। तो इस बात की व्याख्या ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना नहीं कर पाई। तो प्रश्न आ सकता है कि ब्रांस्टेड लोरी की कमी क्या थी? तो हम बताएंगे कि ब्रांस्टेड लोरी अपनी संकल्पना में एप्रोटिक यौगिकों की व्याख्या नहीं कर पाया। तो आर्यस की संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। अब हम पढ़ते हैं अम्ल। तीसरी संकल्पना है अम्ल तथा क्षार की लुईस संकल्पना। ध्यान देंगे, तीसरी संकल्पना कौन सी है? अम्ल तथा क्षारक की लुईस संकल्पना। लुईस ने
इस संकल्पना का प्रतिपादन सन 1923 में किया। इसका प्रतिपादन कब किया? 1923 में किया। और इस संकल्पना को किस आधार पर दिया? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर दिया। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं हम, या इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के देने और लेने के आधार पर संकल्पना का प्रतिपादन किया। इस संकल्पना के अनुसार ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, इस संकल्पना में क्या बताया गया कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है तथा क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। इस बात को समझो, यानी इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर नई संकल्पना का प्रतिपादन किया। किसने किया? लुईस ने। कब? सन 1923 में। और क्या बताया कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, अतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तथा क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, तथा हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं BF3 प्लस का NS3 और आगे यौगिक बन गया F3B और NS3। कहने का मतलब देखो क्या है, इसको देखो अमोनिया को, अमोनिया के साथ में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब पहले बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है। देखो अमोनिया की बात करें, अमोनिया का निर्माण कैसे हुआ, पहले इसको यहां समझो आप। NH3 को हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा तो अपनी सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करेगा। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ में बंध बनाता है। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना है? 1 है। हम कह सकते हैं इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन तो इसके पास भी 1 होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसके पास में कितना होगा? 1 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉनों के साझा में बंध बनाने में हाइड्रोजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन भी इसको कितना देगा? 1 देगा। इसे हम साझा कहते हैं। साझा का शाब्दिक अर्थ है समान अधिकार। यदि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भी कितना देगा? 1 देगा। वही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, वही यहाँ पर आ गया। तो नाइट्रोजन ने अपनी सबसे भारी कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉनों का वितरण या साझा कर दिया? 3 का कर दिया। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। अर्थात यानी किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने पर उसकी सबसे भारी कक्षा या संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहते हैं, शेष बच जाते हैं, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यानी संयोजी कक्षा में साझा करने के बाद में शेष बचे इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसका मतलब अभी देखो यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। अब इसके पास में है तो इसका मतलब ये देने का काम करेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? बेस कर देंगे। लेने वाला कौन हो गया? BF3 कौन हो गया? ट्राइफ्लोराइड कौन हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर एसिड कहलाएगा। अब क्या होगा कि अमोनिया क्षार है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तथा अम्ल BF3 अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके यानी क्या कर लेता है? यौगिक बना लेता है, जो परस्पर उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस बात को ध्यान देना। BF3 देखो F3B और NS3 कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा BF3 लेकिन यहाँ पर लिख दिया F3B NS3, इसका नॉन पेयर मैंने यहाँ पर हटा दिया। ये क्या है? तो इसको ढंग से समझेंगे। देखो BF3 की बात करते हैं तो बोरॉन, वही बात, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी इसका परमाणु क्रमांक 5 है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए।
अच्छा जी, अब देखो फ्लोरीन, तो हम जानते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसको तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसको कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये क्या काम करेगा, तभी तो इसके साथ में जुड़ा है। ये क्या काम करेगा, ये बी तो किसके साथ में बंध बनाएगा, ये बी तो बना लेगा अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ। ध्यान देना, ये बी तो किसके साथ में बना लेगा अमोनिया के नाइट्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो 1 2 3 यानी 5 में से 3 का साझा कर रहा है, इसके पास में कितने बच गए 2 बच गए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, वही कहानी किसकी है बोरॉन की है। बोरॉन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देगा फ्लोरीन को दे देगा, बच गए 2 किसको दे देगा नाइट्रोजन का। और अपने बीच में कौन से बंध का निर्माण कर लेगा उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। अर्थात लुईस की संकल्पना क्या कहती है कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है तथा क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता है। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल तथा क्षारक की और परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। देखो साधारणतया धनायन, ढंग से समझना, साधारणतः धनायन या फिर वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण हो, ये भी समझना, जिनका अष्टक कैसा हो इनकम्प्लीट हो अपूर्ण हो, क्या कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई साधारणतः धनायन या फिर वे यौगिक जिनका अष्टक क्या हो इनकम्प्लीट हो अपूर्ण हो, वो क्या कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव और देखते चलो BF3। इसी प्रकार से PCl5 की बात कर लेते हैं, यानी कई प्रकार के ऐसे यौगिक होते हैं जिन जो या तो क्या हो साधारणतः धनायन हो, यानी Na पॉजिटिव धनायन है, Mg2 पॉजिटिव धनायन है, या BF3 जिनका अष्टक क्या हो इनकम्प्लीट हो। तो बोरॉन का अष्टक हम जानते हैं, यानी क्या है BF3 में इसका केंद्रक क्या है केंद्रक बोरॉन है। बोरॉन का अष्टक क्या होता है अपूर्ण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लुईस अम्ल कहेंगे। अब इसी आधार पर हम किसकी परिभाषा की बात करते हैं क्षारक की परिभाषा की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी, ढंग से समझना, इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं लुईस क्षारक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस। इसी प्रकार से यदि हम बात करें H2O नॉन पेयर आ गया। इसी प्रकार से यदि हम बात करें NH3 तो इसके ऊपर भी आ गया OH माइनस। ये कुछ ऐसे यौगिक हैं। जैसे हम बात करें HCl में 3 नॉन पेयर होते हैं। ये सब के सब यौगिक क्या कहलाते हैं यानी लुईस क्षारक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब क्या है जिसके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखता हो। तो सबके पास में इलेक्ट्रॉन है। एक बात ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला हो गया, इनके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछे इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो हम बता सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा 17। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटवर्ती परमाणु ऑर्गन के समान प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसका Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 हो जाता है। अर्थात इसकी जो कक्षा जो होती है वो पूर्ण कंप्लीट होती है। पूर्ण कंप्लीट होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा लुईस क्षारक कहा जाएगा। तो ये लुईस क्षार की संकल्पना थी। प्यारे बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है लुईस अम्ल तथा लुईस क्षारक के दो उदाहरण लिखिए। तो हम बताएंगे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, BF3, PCl3। इसी प्रकार से BaCl2 हो सकता है। कई प्रकार के यौगिक इस प्रकार से लुईस अम्ल का निर्माण करते हैं, जो क्या होते हैं साधारणतः धनायन होते हैं या फिर जिनका अष्टक जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जो क्या कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षारक की बात करें इलेक्ट्रॉन धनी
या एकाकी इलेक्ट्रॉन गुण रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? लुईस क्षारक कहलाते हैं। तो अम्ल तथा क्षारक की ये तीसरी संकल्पना थी जो किसने प्रतिपादित की थी? लेविस ने, लुईस ने। कब? सन 1923 में। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर। तो अम्ल तथा क्षारकों में हम तीन संकल्पना पढ़ी। अब अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म हमने सामान्य गुणधर्म पढ़े थे, यानी किसी भी यौगिक को सामान्य गुणधर्म के आधार पर पहचान सकते हैं हम कि ये एसिड है या बेस है। अब हम इसके रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो इसका पहला गुणधर्म है एसिड बेस की धातुओं के साथ क्रिया, कि अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं? सभी बच्चे ध्यान देंगे, अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ में क्रिया कर क्या बनाते हैं? साल्ट बना लेते हैं, प्लस का H2 गैस बना लेते हैं, यानी लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने बात की HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सोल्यूशन में विलयन में यदि किस धातु के टुकड़े डाल दिए जाएं? जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए जाएं। देखो जिंक क्या है? धातु है, और HCl क्या है? एसिड है, अम्ल है। तो ये क्रिया करेगा तो किसका निर्माण कर लेगा? ZnCl2 का, और प्लस किसका निर्माण कर लेगा? H2 गैस का निर्माण कर लेगा। तो जितने भी प्रकृति में धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। किसकी बात कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में किसकी अभिक्रिया करवा दो? सोडियम की अभिक्रिया करवा दो, तो देखो क्या बन जाएगा? Na2SO4 और प्लस का क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। अब H2 बन गया हाइड्रोजन गैस। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए कि धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हम बताएंगे, एक प्रणाली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले ली, और प्रणाली में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल या विलयन है। अब जब इसमें जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो तीव्रता के साथ में क्रिया होती है, क्योंकि हम जानते हैं जिंक क्या है? उच्च क्रियाशील धातु यौगिक है, उच्च क्रियाशील धातु है। जैसे H2SO4 में डाली, और हम जानते हैं H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। हमने आयनीज की संकल्पना में पढ़ा था, H2SO4 प्रबल अम्ल है, यानी पूर्णतः आयनित हो जाता है। तो जिंक के टुकड़े डालते ही ये तीव्रता के साथ में क्रिया करेगा और कौन सी गैस मुक्त कर देगा? हाइड्रोजन। हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस है? तो इसकी जांच के लिए, इसके अवलोकन के लिए जब इस प्रणाली के खुले सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो मोमबत्ती की लो चट चट फट फट पोप की धमनी या धमाके की धमनी करते हुए, किसकी धमनी है? धमाके की, फटफट चट की धमनी करते हुए जलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि उत्पन्न गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, पहला इसका रासायनिक गुणधर्म है अम्ल तथा क्षारक। अम्ल तथा क्षारक धातु से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिस प्रकार से सभी अम्ल धातु से क्रिया कर लवण बनाते हैं, उसी प्रकार से क्षारक क्रिया नहीं कर सकते। देखो हम क्या बताएंगे कि सभी क्षारक, ये नोट कर लो, ऐड करने वाली बात है, इसको ध्यान देना कि सभी क्षारक धातु से क्रिया नहीं कर सकते, धातु से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ ही क्षारक होते हैं जो धातु से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक। आप कैसे पहचान करेंगे? अंत में देखो इसके क्या है? OH। और आर्नियस ने क्या बताया था? जिसके अंत में OH हो या जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता हो वो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। जब मैं इस पर जिंक धातु की क्रिया करवाता हूं तो यौगिक बनता है Na2ZnO2 और प्लस का कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये बनने वाला जो लवण है इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। सभी बच्चे इसको अंडरलाइन करेंगे, बुक्स में बंद करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सोडियम जिंकेट का निर्माण कब हुआ? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई गई? जिंक के साथ में करवाई गई, तो ये बन गया अपना सोडियम जिंकेट। तो प्यारे बच्चों कि सभी क्षारक धातु से क्रिया नहीं कर सकते। प्रकृति में कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो धातु से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये अपना पहला रासायनिक गुणधर्म हुआ। अब अम्लों के दूसरे रासायनिक गुणधर्म की बात करते
करवाते हैं। दूसरा है धात्विक ऑक्साइडों की, धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ में क्रिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? धात्विक ऑक्साइडों की बात कर रहे हैं। किसके साथ में क्रिया करवाएंगे? अम्लों के साथ में करवाएंगे। पहले तो आप ये समझो कि धात्विक ऑक्साइड क्या है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल Zn जिंक है। जिंक क्या है? एक धातु है। जब इसको वायु में इसका दहन किया जाए या वायु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो Zn बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो धातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो बना उत्पाद धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। अब धात्विक ऑक्साइड किसके साथ में क्रिया कर रहे हैं? अम्लों के साथ में। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कह सकते हो आप, नेचर कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो। प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण ये किसके साथ में क्रिया करेंगे? अम्लों के साथ में क्रिया करेंगे। हम जानते हैं कि क्षारक और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस का क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ क्रिया। मैंने आपको बताया धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण किसके साथ में क्रिया कर रहे हैं? अम्लों के साथ में। और क्या बनाएंगे? लवण प्लस का जल बनाएंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा Zn जिंक ऑक्साइड, इसकी मैंने किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई, वो अम्ल कौन सा है? HCl। तो देखो इसमें यौगिक बन गया ZnCl2 प्लस का H2O। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिंक क्लोराइड यहाँ पर अपने आप में एक लवण है और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? साथ में जल का निर्माण हो रहा है। अतः धात्विक ऑक्साइड अम्लों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण से स्पष्ट है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होने के कारण किसके साथ में क्रिया कर रहे हैं? अम्लों के साथ में। एक और उदाहरण लेते हैं, बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कि जब हम अभिक्रिया किसके साथ में करवा दें? H2SO4 के साथ में करवा दें तो MgSO4 प्लस का H2O बन जाता है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस का क्या बन जाता है? जल बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि धात्विक ऑक्साइड अम्लों से क्रिया कर लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो ये इसका दूसरा रासायनिक गुणधर्म हुआ। अगली कड़ी में हम इसके तीसरे रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों की बात करें। नॉन मेटल ऑक्साइड की क्षारकों के साथ क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ में क्रिया। देखो मैंने आपको अभी बताया कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, अतः अम्लों से क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड की यदि बात करें तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और अम्लीय प्रवृत्ति के होने के कारण किससे क्रिया करेंगे? क्षारक से क्रिया करेंगे। जब क्षारक से क्रिया ही हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? जल प्लस का लवण या लवण प्लस का जल बन जाएगा। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं जो क्षारक से क्रिया कर लवण तथा जल बना लेते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल CO2 एक अधात्विक ऑक्साइड है। CO2 क्या है? एक अधात्विक ऑक्साइड है। अब इसके ऊपर मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है, क्योंकि अंत में क्या है? OH पहचान कर सकते हैं आप। तो देखो, और इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना है। जब इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो CaCO3 और प्लस का क्या बन जाता है? H2O बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का क्या बन जाता है? जल बन जाता है। देखो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और प्राप्त विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। ये बात समझने वाली है। प्राप्त विलयन का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी ये क्या नहीं है? जल में घुलता नहीं है, और जल में नहीं घुलता
तो ये कैसा रंग दर्शाएगा, ये द्वितीय रंग दर्शाएगा। तो ध्यान देंगे जब धात्विक ऑक्साइड यानी CO2 की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्कोलिन कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, अर्थात इसमें दूधियापन आ जाता है। क्या आ जाता है, इसमें दूधियापन आ जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारक से क्रिया कर लवण, ये लवण ही है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या होता है जब ताजा चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब ताजा चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, करके देखो। ताजा चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, अगला इसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, CO2 की। तो अभी हमने प्राप्त किया था CaCO3+ का क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। यानी जब ताजे चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बने जाता है। इसी में इसका दूसरा प्रश्न है कि प्राप्त आधिक्य में और अधिक CO2 गैस प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है। 2013 में आया क्वेश्चन है ये, 10th क्लास बोर्ड में 2013 में आया क्वेश्चन है कि ताजा चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके कारण से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एल्कोलिन है। अब ये जो आधिक्य प्राप्त हो गया, इसको आधिक्य बोल सकते हैं या घोल बोल सकते हैं। इसमें और अधिक CO2 प्रोवाइड कर दी जाए तो देखो CaCO3 प्लस का H2O क्या प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, CO2 गैस। तो देखो क्या बन जाएगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और विलयन का रंग जो दूधियापन था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्राप्त आधिक्य में या ताजा चूने के पानी के प्राप्त आधिक्य या घोल में और अधिक CO2 गैस प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा। तो बताएंगे कि इसमें और अधिक CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण से इसका दूधियापन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका तीसरा प्रश्न, प्राप्त आधिक्य या घोल को, प्राप्त आधिक्य को पुनः गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है। तो एक बार फिर से देखो, CaCO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो। ये ट्रायंगल त्रिभुज का चिन्ह यहाँ गर्म करने को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, गर्म करने को दर्शा रहा है। तो पुनः वापस क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है, H2O प्लस का CO2 अपने पास में प्राप्त हो जाता है, अर्थात पुनः दूधियापन आ जाता है। CaCO3 को और क्या कहते हैं, तो देखो इसको क्या कहते हैं, इसको खड़िया यानी चालक क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। इसको हम मार्बल कह सकते हैं यानी संगमरमर, क्या क्या कहा जा सकता है इसको, खड़िया यानी चालक, मार्बल, संगमरमर, इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं यानी लाइमस्टोन भी कहा जाता है। ये इसके ये विविध रूप है, खड़िया पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। तो हमने तीसरा कौन सा पढ़ा, अधात्विक ऑक्साइडों की किसके साथ में क्रिया करवा दी हमने, यानी क्षारकों के साथ में क्या बनाया, लवण प्लस का जल बनाया। इस प्रश्न को अच्छे से आप देखेंगे, सीखेंगे। अब अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में अंतिम गुणधर्म पढ़ते हैं हम। अम्लों की
कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया। चौथा गुणधर्म कौन सा है? अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया। देखो, जब एसिड की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दी जाए? कार्बोनेट के साथ में करवा दी जाए तो साल्ट बनेगा, H2O बनेगा, प्लस का CO2 गैस बनेगा। ध्यान देना, जब अम्लों की कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो लवण जल तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धवन सोडा भी कह सकते हैं। यदि Na2CO3.10H2O हो, यानी डेटा हाइड्रेट इसके साथ में मिला दिया जाए या सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट की किसके साथ में विक्रिया करवाते हैं? HCl के साथ में करवाते हैं। पहले बच्चे ध्यान देंगे आप, यानी Na है जहां Cl है वहां, यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पर किसका काम करेगा? साल्ट का। हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। देखो, मैंने यहाँ से बनाया Na और यहाँ से किसको उठा लिया? Cl को उठा लिया। अब अपने पास में देखो, एक तो CO3 बच गया, एक H बन गया। यहाँ देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो देखो, H यहाँ से, O यहाँ से, फिर अंत में कौन है? CO2। हाँ, ये रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसको संतुलित करते हैं। सोडियम के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, पहले 2 बिठा दो। अब देखो, क्लोरीन का 1, क्लोरीन के 2, तो यहाँ पर 2 लगाओ। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। देखो, ऑक्सीजन के 3 है, 1 और 2 3 हो गया। फिर कार्बन का 1, तो कार्बन का 1 सिंपल है। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो जब अम्लों की क्रिया कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे, लवण जल तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। अब देखो, एक और उदाहरण है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, हमने किस किस के साथ में करवानी है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है। किसका बाइकार्बोनेट? सोडियम का बाइकार्बोनेट। इसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। जब इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी जाए? HCl के साथ में करवा दी जाए तो क्या बन जाएगा? NaCl H2O प्लस का CO2 गैस बन जाती है। अतः स्पष्ट है, जब कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों के साथ में करवाई जाती है तो लवण CO2 गैस तथा जल प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में हमने ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना, लुईस की संकल्पना और अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुण धर्मों का अध्ययन किया। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला ये है, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना में मुख्य कमी क्या थी? नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना में मुख्य कमी क्या थी? आपको वो कमी बतानी है जो ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना में हमारे सामने आई। दूसरा क्वेश्चन है, लुईस अम्ल तथा क्षार के कोई 3 उदाहरण लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। लुईस अम्ल तथा क्षार के कोई 3 उदाहरण लिखिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।